वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। इस वक्त आप लोग के सामने मैं बीपीएससी 67वीं मेंस के अंतर्गत जिनका रैंक 9 आया था, मुकेश जी जिनको एसडीएम पोस्ट मिला था, उनके जीएस2 कॉपी को शेयर कर रहा हूं। इसको आप बोल सकते हैं एवोलेटेड कॉपी या पहले इसको आरटीआई कॉपी भी बोला जाता था। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इनका मीडियम हिंदी था और 153 नंबर आया है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है नंबर जीएस2 के परस्पेक्टिव में, ठीक है ना। हालांकि जिनका इंग्लिश मीडियम था उनका 163 169 तक भी गया है, लेकिन अभी मेरे पास ये अवेलेबल है। चूँकि 69वीं मेंस है आगे कुछ दिन में, तो वो कैंडिडेट तो निश्चित रूप से देखेंगे। साथ ही साथ जो 70वीं देंगे या फिर अन्य एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये देखना कि आप हिंदी मीडियम हैं या फिर जो कंटेंट का प्रेजेंटेशन है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, इनको नंबर मिला था आपको 15 13 38 नंबर में। देख रहे हैं 38 नंबर में 15 है, 38 नंबर में 13 है, फिर यहाँ पे 38 में 24 है, 38 में यहाँ पे 10 है, 38 में 27 है ना। अच्छा, इसमें आप ये मत कंफ्यूज कीजिएगा कि 12 क्वेश्चन है तो सब ऐसा ही है, उसमें ABCD करके भी रहता है, तो उस तरह से इसको यहाँ का नंबर मिला है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, 153 है, लेकिन जब हम लोग मेन क्वेश्चन को देखेंगे तब ज़्यादा चीज़ें बेहतर ढंग से प्राप्त होंगी हम लोगों को। आइए हम लोग देखते हैं, सीधे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मॉडल को देख लेते हैं। अच्छा, ये खंड 1 का है और खंड 1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू किए हैं, न्यायिक समीक्षा से। बेहतर ये भी होगा कि हम जरा इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आप क्वेश्चन देखिए। न्यायिक समीक्षा से क्वेश्चन क्या था, ये था एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाएं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तीन मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन में है और उदाहरण सहित आपको बोल सकते हैं 3 साढ़े 3 इसका पार्ट है, तो हर एक पार्ट को अलग अलग ढंग से आपको समझाना था। तो अब इन्होंने क्या लिखा है, इसका उत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को संविधान के अनुच्छेदों के तर्कसंगत न होने पर उसे निष्क्रिय घोषित करती है। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे हैं। अब आइए, न्यायिक समीक्षा हेतु निम्न प्रावधान होनी चाहिए, लिखित एवं कठोर संविधान, उसके बाद है मूल अधिकारों की विस्तृत चर्चा, शक्ति का स्पष्ट विभाजन। संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा की जरूरत को समझते हुए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हेतु निम्न प्रावधान किए हैं। न्यायिक समीक्षा हेतु न्यायपालिका की शक्तियों का अनुच्छेद यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, कौन कौन सा है, अनुच्छेद 13 32 है ना। उसके बाद संवैधानिक अनुच्छेदों का तो जिक्र आपको करना बेहद जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि आप पॉलिटी के सेक्शंस को डील कर रहे हैं। अनुच्छेद 132 है, एक मिनट, हाँ। उसके बाद अनुच्छेद 246 है, वैसी कानून और केंद्र मतलब राज्य शक्ति विभाजन के क्षेत्राधिकार को कमजोर करती है, इसे असंवैधानिक घोषित करता है। अनुच्छेद 132 से संविधान के अनुच्छेदों को अंतिम व्याख्या की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय का, मतलब यहाँ पे आप सर्वोच्च न्यायालय की सर्वश्रेष्ठता को दिखाते हैं। न्यायिक समीक्षा के द्वारा उन चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा आदि, संविधान का मूल ढांचा, तो ये सब हो गया जिसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कहीं ना कहीं से सोर्स मिलता है, शक्ति मिलता है। यह उपरोक्त अनुच्छेद के कारण न्यायपालिका के स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है ना। यह भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। इसके तहत समय समय पर संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तो सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न फैसले दिए हैं। अब उन्होंने एक पहले डेफिनेशन दिया, उसके बाद प्रावधान बताएं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अब उसके बाद जो फैसला आया है, हर एक सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर चल रहा है। गोलखनाथवाद 1967 में है ना। मूल अधिकार में संशोधन संभव नहीं है, केशवानंद भारती बाबू 1973 है। मूल अधिकार में संशोधन संभव है। अब उन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। संविधान में मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार 24वां संविधान संशोधन 1971 अवैध घोषित। तो जो प्रावधान है उसका तो जिक्र करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात तो याद रखिए। पॉलिटी जब भी आप लिखते हैं, जितना संभव हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको संवैधानिक जो प्रावधान है वो करना है, लिखना है। जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले या जो संसद के महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है, उन चीज़ों को आप जिक्र करते हैं तो ये आपको एड ऑन होता है नंबर। अब मिनर्वा मिल्स का इन्होंने जिक्र कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आइए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014, उनका भी इन्होंने जिक्र किया गया है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप व शुचिता को मतलब कि करते हुए यथासंभव जो इसको घोषित किया गया। अब देखिए, न्यायिक सक्रियता, फिर उन्होंने जो दूसरा सेक्शन था वहाँ पर उनको ये ले रहे हैं, समाज में समता स्थापित करने के सभी जो है वह सभी तक न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका
सक्रिय भूमिका ही न्यायिक सक्रियता है। वो न्यायिक समीक्षा हो गया, ये न्यायिक सक्रियता हो गया। देखिए दोनों को एक ही क्वेश्चन में जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पर फिर इसका मूल स्रोत जनहित याचिका होता है जो 1970 के दशक के अनुसार जो है मतलब कि शुरू हुआ था। तो इस सब चीज़ों का यहाँ पे PN भगवती, जो VR कृष्ण अय्यर, जो भी महत्वपूर्ण लोग थे जो न्यायिक सक्रियता से जुड़े हुए थे, जिनके समय में ये रूल पर पार्टी आया था। अब शक्ति का स्रोत क्या है, अब इसका भी इन्होंने लिखा है। देखिए इनके क्वेश्चन को आप आंसर देख रहे हैं तो डिटेल से महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी चीज़ ये लिख रहे हैं बाकायदा उसका संवैधानिक प्रावधान भी लिख रहे हैं। अनुच्छेद 13 का 2, 32 एवं 226, ठीक है। अब आ गया ये, और इसके द्वारा न्यायपालिका द्वारा इस यहाँ पर आइए, इसके द्वारा न्यायपालिका द्वारा जो है जो भी संशोधन किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं जिसे राज्य द्वारा कानून नहीं मतलब कि बनाया गया हो, मतलब कि जो 142 या किसकी बात कर रहा है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी क्षेत्र के कानून बना सकती है यह इसकी शक्तियों में काफ़ी विस्तार लाता है। अच्छा, वो जो आपको 142 के अंतर्गत जो फैसला आया था, याद कीजिए, आपको 142 के अंतर्गत जो मतलब सुप्रीम कोर्ट फैसला दी थी अयोध्या वाला, तो उन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। सिर्फ सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ये सब दिखा रहा है, ठीक है ना। राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ पे इनको एक पार्ट में 10 नंबर मिला है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है। फिर आइए, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनेताओं के भौतिक राजनेताओं को मौखिक आदेश मानने, उसके बाद है रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य करना है, CBI जांच की निगरानी का आदेश। अच्छा, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब कि सुंदर लिखावट या इन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय कंटेंट को पेश करना ज़्यादा समझा। ये आप पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आप ज़्यादा बढ़िया से लिखिएगा, प्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा तो आपको 1-2 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन चक्कर में आपका कंटेंट नहीं छूटे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तो आपको लगभग 20 सवाल का जवाब देना होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखिए, पर्यावरणीय क्षेत्र, मतलब कि पराली खरीदने हेतु दिल्ली सरकार के आदेश, उसके बाद है पटाखा प्रतिबंध इत्यादि। अब देखिए इस प्रकार के अधिकार से निम्न खतरा उत्पन्न होता है, मतलब उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है। खतरा क्या है? संसद न्यायपालिका में टकराव होता है, अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ता है, आदेश न पूरा होने पर मतलब विश्वास में कमी होता है, संविधान निर्माताओं के विपरीत विचार है, और समग्रतः सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में 2007 में जो है मॉन्टेग्यू के तहत स्पिरिट ऑफ लॉ है, न्यायिक संयम की बात करती है। हालांकि संविधान में उपरोक्त बातें उद्धत स्पष्टता नहीं है, यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों में एक समग्रता से अध्ययन से मिलता है। उसके बाद इस प्रकार यह सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति को काफ़ी बढ़ा दिया है। इस प्रकार से इन्होंने अपना ये लिखा है, और इस प्रकार से उनको इस क्वेश्चन में कितना नंबर मिला है? 4 यहाँ पर मिला था, 10 उधर मिला था, 4 इधर मिला था। तो इस तरह पर इनको जो नंबर मिला है जरा वो देख लिया जाए एक बार। इनको जो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना नंबर मिला एक बार देख लेते हैं तो और स्पष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इनको 38 में 24 नंबर मिला। ठीक नंबर है, क्योंकि GS2 में वैसे भी बहुत कम मार्किंग्स होता है, तो उसके आधार पर हिंदी मीडियम है तो ठीक ठाक नंबर यहाँ पर कहा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हम जरा देख लेते हैं, आ जाइए। चौथा के बाद इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। इनके बाद उन्होंने प्रश्न संख्या 2 को लिखा है। प्रश्न संख्या 2 क्या है उसको जरा देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 आपका बोल रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड को हमको समझना है, ठीक है ना। तो भारत एक संसदीय शासन पद्धति वाला देश है। यहाँ संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का स्पष्ट विवरण है। इसमें शक्तियों का विभाजन निम्न रूप से किया गया है। जो लिस्ट है केंद्र राज्य संबंध के बीच में भाग 11, 12
मतलब कि प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, इसको इन्होंने अनुच्छेद के अंतर्गत भी बता दिया है। भाग 11 को फिर ये केंद्र संबंध की जो समस्या है भविष्य में जो है संभावनाएं क्या हैं। तो प्रशासनिक संबंध से संबंधित समस्याएं हैं, अखिल भारतीय सेवा हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, उसके बाद आ गया ये उसके बाद 2005 में बूटा सिंह द्वारा जो मतलब बिहार में लगाया गया था उस सब का भी जिक्र किया गया है। अर्धसैनिक बल की तैनातगी है, जांच एवं निगरानी एजेंसियां, आपको पता है जिस तरह से सीबीआई और ईडी इत्यादि चीज़ों को लेकर के काफ़ी मतलब जो केंद्र में सरकार रहती है और जो राज्यों के मतलब दूसरी पार्टी की सरकार रहती है उसमें जो विवाद होता है, तो इन चीज़ों का यहाँ पे क्या है। ये तो हो गया। अब दूसरा विधायी समस्याओं में क्या है, राज्य का आरोप कि पुलिस व्यापार एवं सेवा पर राज्य सूची के अंतर्गत हैं, केंद्र बेवजह हस्तक्षेप करती रहती है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। वित्तीय संबंध में समस्याएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बहुत सारा चीज़ होते हैं, बहुत सारे राज्य डिमांड करते हैं कि आप उसको बढ़ाइए, जो 60% है उसको 90% कीजिए। अनुदान के संबंध में भी बहुत सारा है, अनुच्छेद का यहाँ पर जिक्र किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर मिला है इस पोर्शन में। उसके बाद है आपको केंद्र सरकार से ऋण ले सकते हैं, ऋण के संबंध में समस्या उसका जिक्र किया है। कर में राज्यों का हिस्सा है उसका जिक्र यहाँ उन्होंने किया है, ठीक है। परंतु जहाँ के उपरोक्त जो है सर्वे टकराव के बिंदु हैं, वहीं वर्तमान में सरकार के द्वारा सहयोगात्मक रवैया भी अपनाया गया है, संगठनात्मक, जिसमें भविष्य में इसकी सहकारी संघवाद बने रहने की अधिक संभावना है। जैसे केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य मतलब की संख्या में कमी की बात की जा रही है। योजना में की राशि सीधे नगर पंचायत व ग्राम पंचायत में जा रहा है। क्षेत्रीय परिषद का पुनर्गठन व बैठक है। राज्यों केंद्र के बीच में कर में 41% का हिस्सा जो नया आया है आपको वित्त आयोग उसकी अनुशंसा के आधार पर राज्य की योजना प्रायोजन हेतु जो है अनुदान है, और ये चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। और देखिए फिर साथ ही सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद को जो है बढ़ाने का प्रयास, इस संदर्भ में नीति आयोग द्वारा समय समय पर रिपोर्ट प्रकाशित कर राज्यों का आवंटन रिपोर्ट दिया जाता है। समग्रता केंद्र संबंध में वर्तमान में देखिए तो ये 6, 7, 13 तो इसमें एवरेज मार्किंग मिला है क्योंकि इन्होंने इसको मतलब लिखा है, बट एक एवरेज टाइप का ही नंबर इसमें मिला है। और फिर इन्होंने क्वेश्चन संख्या 1 को लिखा है, भारतीय संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संख्या दी गई है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 74 और 75 से ली गई है। इसके शक्ति निम्न प्रकार से हैं। अच्छा, जो केंद्रीय संसद की बात की जा रही है और आप जो दूसरा जो मतलब कि ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद की जो कंपेरिजन की बात की जा रही है, पहला सवाल आप आइए देखिए। भारतीय संसद यहाँ पर देखिए, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना इसके ब्रिटिश कक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है ना। तो इसका ये सवाल का एक का उन्होंने उत्तर यहाँ पे लिखा है। तो पहले इन्होंने भारतीय संसद के बारे में लिखा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, फिर एक तरह से इनको संसद की जो शक्तियाँ हैं आपातकालीन कूटनीतिज्ञ कार्यकारिणी, राज्यों के संबंध स्थायी विधायी वित्तीय, इसका इन्होंने जिक्र किया है। फिर थोड़ा थोड़ा इन्होंने डिटेल से दिया है। कार्यकारी शक्ति के बारे में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। इस पोर्शन में उनको 3 नंबर दिया है एक पेज में। अब आइए नीचे, फिर विधायी शक्ति, उसके बाद आपको वित्तीय शक्ति, विभिन्न अनुदानों, मतलब छोटा छोटा थोड़ा सबका जिक्र इन्होंने किया है। जहाँ पे संभव था उन्होंने अनुच्छेद का भी जिक्र किया, जैसे आपातकालीन शक्ति में 352 से 360 तक, यहाँ पर इनको 3 नंबर दिया गया है, ठीक है, इस पेज में। अब आइए आगे देखिए, वही सारे अनुच्छेद का 356, 250 इस सब का जिक्र किया है यहाँ पे। इसमें भी इनको 3 नंबर दिया गया है। लेकिन उपरोक्त शक्तियों के देखते से जहाँ हमें संसद के पास असीमित अधिकार का भ्रम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको काट भी रहा है। संसद की शक्तियों पर नियंत्रण, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, 7वीं अनुसूची की बात की रही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो इसका इन्होंने खंडन किया वहाँ पे। और फिर है संविधान की मूल ढांचा, संविधान संशोधन में प्रक्रिया में राज्यों की सहमति है। स्पष्टता, भारत के संसद को असीमित शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ठीक है ना। असीमित शक्ति नहीं देने का तर्क है संसद को तानाशाही प्रवृत्ति से रोकना, अर्थात असीमित शक्ति से संसद तानाशाह हो सकता है और राज्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब देखिए, भारतीय संसद संविधान के अनुरूप कार्य करती है, जबकि ब्रिटिश के संविधान नहीं है। अतः पुराने जो है काउंसिल या
प्रतिमानों के आधार पर निर्णय लिया जाए। ब्रिटिश काउंसिल में आपको पता है कि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। संविधान निहित होने के कारण कानून बनाती है। इस प्रकार इसकी तुलना ब्रिटिश संसद से नहीं की जा सकती है, वह संप्रभु है, जबकि भारत में संविधान संप्रभु व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित करता है। मतलब ब्रिटिश का संविधान जो है वहाँ पर जो नियम बना देता है वो अंतिम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भारत में नहीं है। तो यहाँ पर इस पेज में इनको 6 नंबर दिया गया है। इस प्रकार इनको इसमें नंबर मिला। अब खंड 2 में देख लीजिए। खंड 2 में आपको नीति आयोग के रिपोर्ट स्वास्थ्य सूचकांक में यहाँ पे जो है 7वां जो है क्वेश्चन क्या है उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, खंड 2 में आ गए हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 का इन्होंने दिया है कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में ये 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति को उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त है, अपने उत्तर के तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। तो ये आपको एक तरह से करंट वाला सेक्शन था, जो बिहार से था लेकिन उसको करंट सिनेरियो में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो हाल ही में नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का 18वां रैंक है। ये चिंताजनक है। यह बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को प्रदर्शित करता है। इसके कारण निम्नलिखित है। अस्पतालों की कमी की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर बता रहा है कि बिहार के प्रति 1 लाख में 12 अस्पताल हैं। डॉक्टरों की कमी की बात की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है कि रेशियो क्या है, मतलब कि है ना, नर्सों की कमी की बात की जा रही है। आइए, बुनियादी अवसंरचना की कमी की। अच्छा, यहाँ पर आप जैसे जैसे किसी का रिपोर्ट टैग करते हैं या फिर न्यूज़पेपर का रिपोर्ट टैग करते हैं तो उससे आपका आंसर और निखरता है, ठीक है। और देख लीजिए आगे, सामाजिक कारण गरीबी की बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है, बाल विवाह, आर्थिक कारण की बात की जा रही है जिसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक इत्यादि का जिक्र है। राजनीतिक कारण और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, रिसाव मतलब वही जो लीकेज वगैरह है, पैसा का लाल फीताशाही। प्रकृति और भौगोलिक कारण भी बाढ़, सुखाड़। जनान के कारण जो है 1106 व्यक्ति, यहाँ पर जो जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव है ना। स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने तो सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए तो उस समय तक तो बिहार सरकार ने पटना के पीएमसीएच को 546 बेड में बदला। केंद्र सरकार की तरफ से आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदे योजना, प्रधानमंत्री मातृशक्ति, पीएम पोषण। इधर अनुमंडल स्तर पर एएनएम कॉलेज स्थापना है ना, मेडिकल कॉलेज की मतलब कि संख्या में बढ़ोतरी, डॉक्टर की भर्ती हेतु। तो मतलब एक तरफ से राज्य सरकार ने क्या किया, एक तरफ से केंद्र सरकार ने क्या किया, आईसीडीसी, मतलब जितना भी आपको याद आता है सबको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद हालांकि उपरोक्त सुधार अभी भी जो है अपर्याप्त हैं, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं कि शिशु मृत्यु दर आपको उस समय जो डाटा था उन्होंने यहाँ का जिक्र किया है, मातृ मृत्यु दर का जिक्र किया है, संस्थागत प्रसव की बात की है। तो ये सब डाटा इनके लिए अच्छा है। देखिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने ये मतलब कि डायग्राम या इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किए हैं चूँकि कंटेंट दिए हैं, अंत में कंटेंट ही मायने रखता है, तो वो इन्होंने अपने तरफ से भरकर कोशिश किया है। कोविड-19 के समय विकट परिस्थितियों में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई स्थिति को बखूबी खोलती है। अब आगे देखिए, आगे की राह में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो 27 नंबर इसमें मिला है और अच्छा नंबर मिला है। 38 में 27 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर में आपको कहा जा सकता है। आगे की राह भी इन्होंने बताया है कि बुनियादी अवसंरचना पर खर्च करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कारण जीडीपी का जो है 20 या 2.5% खर्च 2025 तक को जल्द हासिल करना चाहिए। 2.5 होगा यहाँ पे, उसी टीचर के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि करना होगा। समग्रतः उपरोक्त सभी प्रयास से बिहार सहित भारत के स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। तो देखिए, सारगर्भित तरीके से लिखा है, चूँकि समय का भी आपको ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, चूँकि इनका कंटेंट था, कंटेंट इन्होंने परोसा है, बाकी बहुत ज़्यादा डायग्राम या इत्यादि चीज़ों का ही उपयोग नहीं करवाए, फिर भी इनका नंबर अच्छा है, 27 नंबर है। इस प्रकार से फिर आगे का क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। ये है जो आर्थिक विकास किसी भी देश की वस्तुस्थिति को दर्शाता है। 5वां क्वेश्चन क्या है जरा देख लें। जो 5वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन बता रहा है आपको कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का प्रयास कीजिए। तो देखिए, बिहार से किस तरह से क्वेश्चन को डायनेमिक वे में पूछा जा रहा है, मतलब जो ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी बोला जा रहा है, फिर उसको करंट से जोड़ते हुए, फिर एक
जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उन सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास का इन्होंने डिफिनेशन यहाँ पर दिया है। अब देखिए बिहार और भारत का इन्होंने कंपेरिजन भी किया है। कृषि पर निर्भरता, जनसंख्या, भूमि उपयोग, जीडीपी, इन चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। यहाँ पर इन्होंने बेहतरीन डाटा और डायग्राम का अच्छा इस्तेमाल किया है। साथ ही इससे बिहार के आर्थिक प्रगति को निम्न अनुसार देखा जा सकता है। इन्होंने इसका एक डायग्राम बनाकर दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। विकास दर को 2017 से यहाँ पर 21-22 तक की बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर 10.3% था। तो ये सब चीज़ें एड ऑन है, ठीक है ना। अब आइए देखिए, यदि उपरोक्त पिछड़ेपन के कारणों पर ध्यान दें तो निम्न कारण स्पष्ट होते हैं। कृषि पर अधिक निर्भरता है, फिर उसको डील यहाँ पर इन्होंने किया है कि मतलब टू द पॉइंट जा रहे हैं। और विनिर्माण की भूमिका की बात की जा रही है। उसके बाद प्रकृति कारण बाढ़ है, भूमि आबद्ध है, खनिज संसाधन कम है। आर्थिक कारण की यहाँ पे उन्होंने बात किया है, बैंक ऋण जमा अनुपात। तो सारे एस्पेक्ट्स को धीरे धीरे उन्होंने टच किया, एक लाइन लेकिन उन्होंने किया है। वित्त संबंधी समस्या है, प्रति व्यक्ति है। तो आप यदि कभी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए किसी क्वेश्चन में तो टू द फैक्ट रहें, टू द पॉइंट, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज वे में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग जितना संभव हो सके डाटा फैक्ट डालें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है, प्रति व्यक्ति आय में की बात की जा रही है, बुनियादी अवसंरचना की बात की जा रही है, कुशल कामगार की कमी की बात की जा रही है, निम्न कृषि उत्पादकता की बात की जा रही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको स्पष्टता, उद्योग का विकास बिहार में बहुत निम्न हुआ है, लेकिन इस जो है संबंध में सुधार हेतु लगातार बिहार सरकार प्रयासरत है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब कौन कौन सा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो बिहार के प्रयास देखिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति था, बिहार स्टार्टअप नीति था, बिहार बालू जो खनन नीति था, बिहार कृषि उद्योग निवेश नीति था, बिहार भूमि मतलब कि क्या लिखा है, आवंटन व पता नहीं यहाँ पे क्या लिखे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनका आप देखिएगा तो लिखावट में कहीं कहीं स्पष्टता नहीं है, फिर भी नंबर मिला है। उसका रीज़न यही है कि इन्होंने कंटेंट को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बिहार इथेनॉल नीति, बिहार ऑक्सीजन उत्पादन नीति, जितना भी इनको बियाडा के द्वारा भूमि अधिग्रहण इन्होंने लिख दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जितना भी योजना बिहार सरकार का है ना, समग्रता बिहार के उद्योग की स्थिति बेहतर बनाने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पे इस पेज में 10 नंबर दिया गया है और पूरा कितना दिया गया है वो देखना पड़ेगा। फिर जीविका की बात की जा रही है। जीविका बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई महत्वपूर्ण भूमिका को यहाँ पर दर्शाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। बिहार सरकार लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी है, इन चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है। 38 जिलों में चल रहा है। 1,20,000 से अधिक जो है संगठनों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। अब आइए, अब देखिए बिहार सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में केंद्र सरकार द्वारा अपनाने से इसकी महत्ता, आपको पता है ना, जीविका को ही वहाँ पर आजीविका मिशन के रूप में अपना लिया गया था। अब जीविका के उद्देश्य इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया है। महिला शक्ति को बढ़ावा देना, बचत की प्रतिशतता को बढ़ाना, प्रोत्साहन करना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, एमएसएमई उद्योग को बढ़ाना, ग्रामीण संरचना में सृजन, हुनर में निखार, उद्योग हेतु जो है वित्त उपलब्ध करना। तो इन चीज़ों का है। अब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अब जितना चीज़ यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे इन्होंने डील किया है, ठीक है। अब आइए, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, सबको यहाँ पे इन्होंने डील किया है। अब आइए, और फिर अब सरकार के प्रयास क्या है। एमएसएमई प्राथमिक ऋण क्षेत्र में घोषित नई स्टार्टअप नीति, बैंक ऋण उपलब्ध, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पाइए समग्रता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर 27 नंबर में मिला है। तो इस नंबर में, अच्छा उस वाले में 10 ही नंबर मिला था, लेकिन इसमें फिर इनको 27 नंबर मिला है। समग्रता एमएसएमई के रूप में जीविका महिला सशक्तिकरण के में अहम भूमिका निभा रही है। इसकी विशेषता तब और बढ़ गई जब विश्व बैंक ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बढ़ाया। तो चलिए ठीक है, विश्व बैंक या कुछ चीज़ों को कोट किया। फिर सेक्शन 3 में आ गए तो नैनो टेक्नोलॉजी का इन्होंने जिक्र किया है, 10⁻⁹ है ना, इसके माध्यम से। अच्छा, एक बात आपको पता है कि सरसमी से ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक क्वेश्चन को एक ही टीचर चेक किए हैं। तो जिस क्वेश्चन में सबको नंबर कम, मतलब एक को कम नंबर है, तो उसी के कंपेरिजन में दूसरे को भी उसी के अकॉर्डिंग ही नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। यदि इनको 27 मिला है तो निश्चित रूप से किसी को 20 भी मिला होगा, किसी को 25 भी मिला होगा, किसी को 30 भी मिला होगा। तो ये चीज़ें चलती है। तो इसके आधार पर आप देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया है तो इसमें उनको 4 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नैनो सेंसर में, नैनो वोट्स में, नैनो मेडिसिन में, नैनो शल्य में, दर्द रहित चीरा लगाने में, क्वांटम डॉट्स में, है ना।
तो ये हो गया कृषि के क्षेत्र में, देख लीजिए। फिर इसमें भी पेज में 4 नंबर है नैनो सेंसर, मृदा के तत्वों की जानकारी, सॉइल है ना में हो गया, नैनो उर्वरक की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे सामरिक रक्षा के क्षेत्र में क्वांटम ब्रेन मैपिंग है ना, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट, तापरोधी। उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने बात किया है, मजबूत अवसंरचना हेतु, नैनो जल उपचार हेतु, प्रदूषण नियंत्रण में बात कर रहा है। तो उन्होंने बताया था कि प्रदूषण में, उद्योग में, तो सबको इन्होंने यहाँ पर डील किया है। जल शोधन के बारे में, नैनो प्लेट्स के बारे में 5 नंबर इस पेज में मिला है। और पशु उपचार में, ठीक है ना, यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर भी मिला है इनको। सरकार के प्रयास क्या है, तो आईआईटी बेंगलोर वो आईआईसी बेंगलोर द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी को विकास दिया जा रहा है, नैनो प्रौद्योगिकी पर नीति है। उसके बाद अन्य देशों के साथ नवाचार किया जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने फिर कंक्लूजन लिखा है, समग्रतः नैनो टेक्नोलॉजी मानव जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है सहयोगात्मक रूप से भूमिका निभा रही है, लेकिन यह शरीर में जल्दी घुसकर हानि भी पहुंचाता है, इससे सतर्कता भी आवश्यकता है। तो अपना पॉइंट भी दिए, 3 नंबर दिया। तो हर एक पेज में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करके इनको मिला है ना। और फिर देख लीजिए इसी सेक्शन का जो उत्तर 11 लिखा है, बिहार प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ पर मतलब वही है बाढ़, सूखा, आपदा। जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको आप देख ही लीजिए एक बार, तो और बेहतर ढंग से आप समझ पाइएगा। इस सेक्शन में आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उदाहरण से समझाएं। तो बाढ़, सुखाड़ और आपदा से आपको यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वही सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है उन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने बाढ़ के कारण को दिखाया है, फरक्का बैरेज, बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अतिक्रमण, बरसाती नदी गाद में मतलब वृद्धि, तटबंधों का अतिक्रमण, ये सब इन्होंने लिखा है। उसके बाद आइए बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है, जान माल अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव, मतलब डायग्राम से चलाते चलेंगे। इससे क्या होगा, कम लिखना पड़ा। उपरोक्त सभी समस्याएं संबंधित बिहार की प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़, सूखा, बिजली, ये सब इन्होंने लिखा है। फिर आइए आपदा प्रबंधन में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका, महत्वपूर्ण सेक्शन ये भी होता है क्योंकि साइंस और टेक की बात की जा रही है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा पूर्व निगरानी, सूचना समन्वय, जीसेट 3 की बात कर रहा है यहाँ पे। आपदा के समय में है, आपदा मतलब 3 क्षेत्र में बताती है। आपदा पूर्व में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, आपदा के समय में, आपदा पश्चात क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया है ना। उसके बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात की यहाँ पर कह रहे हैं, आपदा पूर्व सूचना है तो मोबाइल, टीवी, वेबसाइट इत्यादि का प्रयोग की बात की रहे हैं। आपदा पश्चात तो ये ड्रोन प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इनको आइए इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, नदी जोड़ो, बाढ़ नियंत्रण, सूखा नियंत्रण, और नैनो प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है यहाँ पे। और आइए विकिरण प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है, बार्क द्वारा जन शोधन हेतु उपकरण, एआई की बात की जा रही है, रोबोटिक्स, मतलब एक एक पॉइंट दे करके बायो, बिग डाटा, सबका इन्होंने कर दिया है। तो 18 नंबर है समग्रता, उपरोक्त सभी नवीन विज्ञान में प्रौद्योगिकी के मदद से आपदा, खास करके बाढ़ के समय व प्रबंधन के में मदद मिल सकती है। इसके आर्थिक विकास में निरंतरता भी आ सकती है। जैसे ही आपका आपदा कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, आपका उतना पैसा, उतना मैन पावर वहाँ पे नहीं लगेगा और वो काम आपको, वो पूंजी विकास में लगेगा। तो इस प्रकार से उत्तर था। एक फॉर्मेटिंग आपने देखा। इनमें जो पॉलिटी वाले सेक्शंस थे उनमें उन्होंने बहुत जम करके जहाँ भी संभव था अनुच्छेद का प्रयोग किया, सुप्रीम कोर्ट्स के फैसलों का प्रयोग किया। तो ये सब चीज़ें उनके लिए एड था। जहाँ पे साइंस टेक की बात थी तो एक एक करके हर एक, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में हर एक पॉइंट्स को इन्होंने नैनो, एआई अपना सोचना है तथ्यन किया। और जहाँ पर भी डायग्राम का जिक्र था इन्होंने किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना, मतलब कि 153 लाना इस कंडीशन में बहुत अच्छा नंबर बोला जा सकता है। 153 GS2 के लिहाज से तो इन्होंने फैक्ट्स के साथ हमेशा, मतलब फैक्ट्स को पकड़ के चले, फैक्ट्स को कभी नहीं छोड़े, और यही रीजन रहा कि वो 153 रहा। और इस बार यदि किन्हीं का नंबर मतलब 67 में नहीं हुआ था तो उनका एक रीज़न ये भी था कि उनको GS2 में बहुत कम नंबर आए थे। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि जिनका इंग्लिश मीडियम है उनका 163 भी है, 169 भी है। तो अभी तक वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है कॉपी। जैसे ही कुछ आता है तो आपको मैं वो भी अवेलेबल करवाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।